Hi, dear friends. I hope all of you are safe and staying at home only. I, Prashant Lakhani, welcomes you once again in the world of TYBCom Economics Semester 5, Module 1, Chapter 1. Till last session, we have discussed New Economic Policy 1991. Friends, there were three basic reasons. Internal debt increased up to 48.5% of GDP from government point of view. Balance of payment के हिसाब से the foreign exchange reserve declined from 3.1 billion to $896 million, and inflation rate increased up to 10.2%. To resolve this problem of three basic problems, we have adopted new economic policy. In that, we have covered the first part, capital A, that was demand side management, that is macroeconomic stabilization. So to create demand in market, first step we have covered, we have controlled inflation by increasing CRR, SLR, and by reducing some tax. We have controlled inflation and it reached up to 4.6% after 1991. हमने गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर दिया था, रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, एंड कॉर्पोरेशन टैक्स को 35% पर लाके रखा, तो वहां से कुछ इनकम बढ़ गई गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो फिजिकल करेक्शन हो गया. एंड थर्डली, हमने बहुत सारी चीजों पे इंपोर्ट अलाउ कर दिया, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में से हम बाहर आने लगे. कहीं पर एक्सपोर्ट बढ़ाया गया, तो that was capital A. In our last session, we have started capital B, that is structural reforms, supply side management करने के लिए. To increase the supply in market, the first step reform was industrial sector reforms, जहां पे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को एबॉलिश किया गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% कुछ इंडस्ट्रीज में अलाउ किया गया, पब्लिक सेक्टर का रोल कम करने की बात हुई और प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दे दी गई, और फाइनली MRTP एक्ट, मोनोपोलिस एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, इसको एबॉलिश किया गया. सेकंड पॉइंट वी हैव कवर्ड रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट, जहां पे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री 17 से कम करके 3 पे लाई, और वहां पे भी बहुत सारी जगह पे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को टू रेज कैपिटल फ्रॉम द मार्केट वी हैव अलाउड. इवन दे कैन स्टार्ट विथ पब्लिक इश्यू, दे कैन रेज द कैपिटल फ्रॉम मार्केट बाय द वे ऑफ पब्लिक इश्यू. दैट वाज आवर सेकेंड पॉइंट इन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स. टुडे we are going to start with our third point, that is trade and capital reforms. When we export something with other countries, we receive foreign currency. When we import something from foreign currency, we have to make the payment in foreign currency. तो बाहर से foreign currency का आना, that is capital inflow, और बाहर foreign currency का जाना, that is capital outflow. तो when we परफॉर्म इंटरनेशनल ट्रेड, दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो कैपिटल इनफ्लो और कैपिटल आउटफ्लो के जो रूल्स थे उसमें कुछ सुधार किए गए. लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट रिफॉर्म, दैट इज लिबरलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट्स. फ्रेंड्स, इंपोर्ट कंट्रोल वर अलाउड एक्सेप्ट फॉर कंज्यूमर गुड्स. फ्रेंड्स, पहले वॉट एवर वी वॉन्ट टू इंपोर्ट इन आवर कंट्री फ्रॉम अदर कंट्रीज, हमें गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत पड़ती थी. बट नाउ गवर्नमेंट रिफॉर्म ये बोल रहा है विद द हेल्प ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 कि कंज्यूमर गुड्स इफ यू वांट टू इंपोर्ट इन योर कंट्री यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट.
लेट मी गिव यू वन प्रैक्टिकल एग्जांपल। 2-3 साल पुरानी बात है, आपके एरिया में ऑनियन जो है वो 100 रुपीज पर केजी तक पहुंच गया था। टोमेटो जो है वो 100-120 रुपीज पर केजी तक पहुंच गया था। पब्लिक ने ये बोलना शुरू किया कि हम इंपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर हमारे पास सप्लाई शॉर्टेज है तो इंपोर्ट कर दीजिए। फ्रेंड्स, ऑनियन, टोमेटो, ऑल दीज आर एग्रीकल्चरल कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स विदाउट परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट यू कैन नॉट इंपोर्ट। कैपिटल गुड्स, प्लांट एंड मशीनरी जो भी आपके बिजनेस से कनेक्टेड जो भी प्लांट एंड मशीनरी यू नीड फॉर योर बिजनेस एक्सपांशन, तो अब उसे इंपोर्ट करने के लिए यू डोंट नीड एनी परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इंपोर्ट के ऊपर जो कंट्रोल था वो यहां से निकल गया कि सिर्फ कंज्यूमर गुड्स के ऊपर इंपोर्ट के लिए यू हैव टू आस्क टू गवर्नमेंट। इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स यू कैन इंपोर्ट एनी प्रोडक्ट, एनी प्लांट, एनी मशीनरी, एनी इंस्ट्रूमेंट विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। तो ये एक बहुत अच्छा लिबरलाइज कदम उठाया गया इंपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कि आप हर छोटी बात को इंपोर्ट करने के लिए, हर छोटे टूल्स को इंपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन की राह नहीं देखेंगे। दैट वाज आवर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज रिडक्शन इन टैरिफ स्ट्रक्चर। टैरिफ टैक्स स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब पूरा सिस्टम। तो टैक्स स्ट्रक्चर का जो पूरा सिस्टम है उसमें हमने काफी रिडक्शन कर दिया। The import duty on non-agricultural products was reduced from 300% to 10% in 2007-8. Non-agricultural products मतलब खेती बाड़ी का जो भी सामान है उसको छोड़ के बाकी जो प्रोडक्ट था उसके ऊपर 300% इंपोर्ट ड्यूटी था, which was reduced up to 10%. Let me give you simple example. Suppose ये शर्ट जो मैंने पहना है, अगर ये शर्ट मैं बाहर से इंपोर्ट कर रहा था, अगर ये शर्ट का एमआरपी 100 रुपया था तो इसके ऊपर 300 रुपया इंपोर्ट ड्यूटी था। मतलब मार्केट में आते आते ये शर्ट कंज्यूमर के हाथ में आते आते ये 400 रुपए का हो जाता था। अब ये नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो इंपोर्ट ड्यूटी 300% से कम करके 10% कर दिया। तो नाउ द एमआरपी ऑफ दिस शर्ट विल बिकम 110 रुपीज। तो इन चीजों की वजह से बाहर से आने वाली जो चीजें थी वो इंपोर्ट का मार्केट प्राइस इंडिया के मार्केट में काफी कम हो गया। तो दैट वाज आवर सेकंड पॉइंट, रिडक्शन इन टैरिफ स्ट्रक्चर। इंपोर्ट ड्यूटी वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 300% टू 10% इन केस ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। दैट वाज सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज दैट इज प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। Various incentives are provided to exporters to encourage exports in our country. अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो इंडिया के अंदर जिसे हम एक्सपोर्ट करके कमा सकते हैं फॉरेन करेंसी, तो गवर्नमेंट आर रेडी टू प्रोवाइड यू सो मेनी इंसेंटिव्स। छोटे छोटे एग्जांपल दे पाऊं तो अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो जिसे आप एक्सपोर्ट करने वाले हो, तो अगर आप स्पेशल एक्सपोर्ट जोन में अपनी फैक्ट्री डाल देते हो, उसके लिए अलग से SEZ स्पेशल एक्सपोर्ट जोन बनाए गए, और अगर आप वहां पे अपनी फैक्ट्री को इंस्टॉल करते हो तो आफ्टर दैट वहां पे आपका रेंटल वैल्यू कम हो जाएगा फैक्ट्री का। जो वर्कर्स है उनको जो खाना है वो सब्सिडाइज रेट पे मिलेगा ताकि वो अच्छे से काम करे। उनको ट्रांसपोर्ट सब्सिडाइज रेट पे मिलेगा। 3 साल तक 5 साल तक कुछ जगहों पे टैक्स कम कर दिया गया, एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई। तो इन सब चीजों की वजह से वॉट एवर प्रोविजंस वी हैव ऑफर्ड टू एक्सपोर्टर्स टू एनकरेज देयर एक्सपोर्ट्स, ताकि इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़े। So that was third point, promotion of exports. Our fourth point is change in exchange rate policy. The exchange rate was allowed to be determined by demand and supply in the foreign exchange market since 1993. Now what does it mean actually?
फ्रेंड्स, बिफोर द ईयर ऑफ 1993 $1 इक्वल टू 60 रुपीज, $1 इक्वल टू 70 रुपीज, ये जो एक्सचेंज रेट हम बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो पेमेंट करना होता है, जो रिसिप्ट हम करें, तो $1 इक्वल टू दिस मेनी रुपीज, दैट इज नोन एज एक्सचेंज रेट. This amount, this exchange rate was determined by RBI previous to 1993. 1993 में हमने इस पॉलिसी में ये बदलाव कर दिया कि एक्सचेंज रेट वुड बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ मार्केट सिचुएशन, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन इंडियन मार्केट. एग्जाम्पल, इंडिया के मार्केट में डॉलर की डिमांड कितनी है और इंडिया के मार्केट में डॉलर कितने अवेलेबल है, सप्लाई कितनी है, तो वो दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करता है, डिमांड एंड सप्लाई को फॉर डॉलर्स फॉर फॉरेन करेंसी, तो वो पॉइंट जहां पे इंटरसेक्शन होगा, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसे हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं. FI बीकॉम इको अगर हम याद कर पाए तो वहां पे ये सोच थी, दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट. तो with the help of that intersection of demand curve and supply curve for foreign currency in Indian market, मतलब इंडिया में डॉलर की डिमांड कितनी है, इंडिया में डॉलर की सप्लाई कितनी है, वो दोनों जहां पे इक्वल अप्लाई रहता है, वो बन जाएगा एक्सचेंज रेट. तो अब RBI will not decide the exchange amount, exchange rate. It will be determined by market forces, that is demand and supply of foreign currency in Indian market. इस चीज को अलाउ कर दिया गया. और इसीलिए अगर आज आप कभी कोई बिजनेस चैनल ऑब्जर्व करोगे तो डेली वीसी $1 का इतना था, अब रुपये यहां तक पहुंचा, अभी चल रहा है $1 इक्वल टू 76 रुपीज समथिंग. तो रोज 5, 10, 50 पैसे ऊपर नीचे होना, दैट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्स. दैट वाज आवर 4th पॉइंट, चेंज इन एक्सचेंज रेट पॉलिसी. Friends, after that, our 5th point is introduced current account convertibility. The government introduced convertibility of the rupee first on trade account and subsequently on the current account. Friends, to understand this concept properly, मुझे कुछ और चीजों को डिस्कस करना पड़ेगा. ज्यादातर लोगों को पहली बार ये वर्ड पढ़कर जो समझेगा, दैट इज करंट अकाउंट, जो हम बैंक में ओपन कराते हैं. FIJC से अकाउंट्स ने, OC ने जो सिखाया है करंट अकाउंट, जिसके ऊपर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, फ्रेंड्स ये उसकी बात नहीं है. हम रूपी को कन्वर्ट करने की बात समझने की तैयारी कर रहे हैं. बिफोर सम 2 lectures we have discussed one small topic of balance of payment. In that session, I have explained you balance of payment is one type of financial recording system of receipt and payment of our central government during 1 year in foreign currency. हमने जो भी सामान एक्सपोर्ट किया है, हमने जो भी सामान इंपोर्ट किया है, तो हमारा जो रिसिप्ट और पेमेंट है in terms of foreign currency, in terms of dollars, उसका systematic recording, that is balance of payment. We have already discussed this concept. अब इंडिया के मार्केट में हमने एक्सपोर्ट कर करके जो भी फॉरेन करेंसी कमाया, सपोज पाउंड कमाया, स्टर्लिंग कमाया, येन कमाया, डॉलर्स कमाए, वॉट एवर, इंडिया के मार्केट में वी हैव टू स्पेंड द करेंसी इन टर्म्स ऑफ रूपी ओनली. तो हमें फॉरेन करेंसी को रूपी में कन्वर्ट करना पड़ता है, हमें रूपी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है. टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना इन अ इजियर वे, मैं ये बोल रहा हूं कि हम रूपी को डॉलर में कन्वर्ट करें, डॉलर को रूपी में कन्वर्ट करें, दैट इज कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी. इस कॉन्सेप्ट का नाम है कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी. अगर मैं सपोज एक्सपोर्टर हूं, मैंने बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट करके सपोज $1000 कमा लिया, पर इंडिया के मार्केट में मैं डॉलर तो कंज्यूम नहीं कर सकता हूं, यूज नहीं कर सकता हूं, तो अल्टीमेटली आई हैव टू मेक कन्वर्जन ऑफ दैट $1000 इनटू इंडियन रुपीज. तो ये जो प्रोसेस है,
दैट इज कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी. फ्रेंड्स, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पॉलिसी अपने पास एक सिस्टम ये थी कि हम सभी फॉरेन करेंसी डॉलर्स आरबीआई में डिपॉजिट करते थे और आरबीआई उसको रुपये में कन्वर्ट करके हमें दे देता था इंडिया में खर्च करने के लिए. पर एक सिस्टम क्या थी कि वो कितने डॉलर्स तक आप कर पाओ. तो इन दिस पॉइंट वी हैव क्लियर द रूल, जहां पे पहले ये कहा गया था कि जो भी सामान गुड्स, दैट इज ट्रेड अकाउंट, गुड्स, ओनली गुड्स, रियल अकाउंट. अगर मैं अकाउंटिंग में बोलूं गुड्स इज अ रियल अकाउंट, और इसलिए आप गुड्स की एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में करते हो फाइनल अकाउंट के रूल के हिसाब से, दैट इज ट्रेड अकाउंट. तो एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स से जो फॉरेन करेंसी आप कमाओगे सिर्फ उसी को रुपये में कन्वर्ट कर पाओगे, ऐसा पास्ट में रूल था, पहले कहा गया था. बट आफ्टर सम टाइम हमने ये बोल दिया कि अब आप करंट अकाउंट में जो फॉरेन करेंसी आती है उसे भी रुपये में कन्वर्ट कर सकते हो. नाउ व्हाट इज करंट अकाउंट में जो डॉलर आ सकते हैं, मतलब क्या? तो गुड्स जो है ना वो ट्रेड अकाउंट हुआ, पर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, अगर हमने कोई सर्विस बाहर प्रोवाइड किया है जापान को जाके और वहां से डॉलर कमाए, अगर जापानीज इंजीनियर इंडिया में आकर कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और हमने उनको डॉलर में पेमेंट किया, तो वो होता है एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज एंड इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज. सिमिलरली इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, अगर अपनी कोई कंपनी ने बाहर की कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तो जो प्रॉफिट हम कमाएंगे, जो डिविडेंड हम कमाएंगे, जो इंटरेस्ट हम कमाएंगे, वो फॉरेन करेंसी में आएगा. तो अब हम उसको भी रुपये में कन्वर्ट कर सकते हैं. पहले ये अलाउ नहीं था, बट नाउ इट इज अलाउ. इसे हम बोलते हैं करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी. सपोज बाहर से किसी ने अपने को डोनेशन दिया, सपोज बिल गेट्स ने अपने को डोनेशन दिया, अब वो बिल गेट्स जो डोनेशन देगा वो डॉलर में देगा. अब तक का जो रूल था वो ये था कि ये जो डॉलर आएंगे उसे आप रुपये में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम सिर्फ ट्रेड अकाउंट को ही रुपये में कन्वर्ट करते थे. बट बिकॉज ऑफ दिस इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पॉलिसी, बिकॉज ऑफ दिस न्यू रूल, अब हम उस डोनेशन को भी रुपये में कन्वर्ट करके इंडिया में यूटिलाइज कर सकते हैं. दैट इज नोन एज कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ करंट अकाउंट. दैट इज करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी. दैट वाज आवर फिफ्थ पॉइंट, करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी. Friends, our sixth point is liberalized capital inflows. The government has liberalized capital inflows in the form of foreign direct investment, that is FDI. Friends, मैं ये कॉन्सेप्ट शायद तीसरी या चौथी बार बोल रहा हूं. बिफोर द ईयर ऑफ 1991 अपनी सोच ये थी कि वी शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट, हम किसी और पे डिपेंड क्यों हो. आज मोदी जिस आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, 1991 से पहले भी अपनी आत्मनिर्भर की ही कॉन्सेप्ट में हम उलझे हुए थे. और उस वक्त ये सोच थी कि हम बाहर की टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे, हम बाहर का कैपिटल यूज नहीं करेंगे. कुछ बिजनेस में इसको स्टार्टिंग में 26% अलाउ किया गया कि बाहर से इन्वेस्टमेंट को आने दो, बढ़ा के बाद में 74% किया, अब कुछ में 100% एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अलाउड. उस बहाने बाहर से फॉरेन करेंसी का फ्लो इंडिया की तरफ बढ़ने लगा. दैट इज कैपिटल इनफ्लो. तो दैट इज द पॉइंट, लिबरलाइज्ड कैपिटल फ्लो. फ्रेंड्स, आज की तारीख में हम बहुत सारी फॉरेन कंपनीज को इंडिया में देख रहे हैं. टाटा डोकोमो, फ्रेंड्स डोकोमो इज जापानीज कंपनी. रिलायंस मेट्रो, मेट्रो इज जापानीज कंपनी. बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, सन लाइफ बाहर की इंश्योरेंस की कंपनी है. सिटी बैंक, ये बाहर की बैंक है. पिज्जा हट, डोमिनोज पिज्जा, मैकडोनाल्ड्स, बर्गर किंग, सबवे, ये जो भी नाम हम सुन रहे हैं
ये सब बाहर की कंपनी है फ्रेंड्स। पेप्सी, कोका कोला, इन सभी कंपनीज को हमने इंडिया में विथ इन्वेस्टमेंट, विथ देयर टेक्नोलॉजी एंड विथ देयर मैनेजमेंट एंट्री दे दी बिजनेस करने के लिए, एक सोच के साथ कि उस बहाने इंडिया में फॉरेन करेंसी का कैपिटल फ्लो बढ़ रहा है, दैट इज कैपिटल इनफ्लो। तो दैट वाज आवर 6th पॉइंट। ये अपना हो गया 3rd पॉइंट, दैट इज ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो रिफॉर्म्स। मैं वापस ये कह दूं फ्रेंड्स, हम अब भी जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कैपिटल बी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। इंडियन मार्केट में सप्लाई को मैनेज करने के लिए 4 बड़े कदम उठाने की बात हुई थी, जिसमें पहला था इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, दूसरा था पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स दैट इज दिस इन्वेस्टमेंट, एंड थर्ड वन वाज ट्रेड एंड कैपिटल रिफॉर्म्स। जो वेरी फर्स्ट हमने डिस्कस किया था इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, जहां पे ये कहा गया कि अब हमें हर इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है, हम एफडीआई को अलाउ कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर अपना रोल कम करती जाएगी, प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दी गई ट्रांसपोर्ट में, एयर ट्रांसपोर्ट में, पावर सेक्टर में, और एमआरटीपी एक्ट को एबॉलिश किया गया कि अब प्राइवेट कंपनी अपना टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर भी हो तो भी उसको हर चीज के लिए गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स के हिसाब से डिस इन्वेस्टमेंट लाया गया कि गवर्नमेंट की जो भी कंपनी लॉस कर रही है तो वो प्राइवेट सेक्टर को बेच दो और अपना इन्वेस्टमेंट ले ले, दैट इज डिस इन्वेस्टमेंट। एंड टुडे वी हैव डिस्कस ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज, जहां पे एफडीआई को बढ़ावा दिया गया, इंपोर्ट के ऊपर कंट्रोल कम कर दिया गया, सिर्फ कंज्यूमर गुड्स अगर इंपोर्ट करना है तो ही परमिशन लेनी है, बाकी किसी चीज में परमिशन की जरूरत नहीं है, ऐसा कहा गया। कहीं ना कहीं एक्सपोर्टर्स को एनकरेज किया गया कि यू शुड इंक्रीज मोर एक्सपोर्ट्स। हमने करंट अकाउंट को भी रूपी में कन्वर्ट करने के लिए अलाउ कर दिया। तो ये जो कुछ चीजें लाई गई, एफडीआई को अलाउ कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट ड्यूटी 300% से कम करके 10% किया गया और नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो इन सब चीजों से ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो में रिफॉर्म्स लाए गए। दैट वाज आवर 3rd रिफॉर्म। फ्रेंड्स, इन आवर नेक्स्ट सेशन we will start with our 4th reform, that is financial sector reforms. Friends, financial sector reforms जो है वो बहुत अच्छे से इसलिए समझना चाहिए क्योंकि टुडे द जनरेशन इज ऑफ फिनेंस। आज फिनेंस का पीरियड ऐसा हम लोगों के मुंह से सुनते हैं, और वहां पे वापस द टॉपिक इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, जो कमर्शियल बैंक में रूल्स चेंज किए गए, फॉरेन बैंक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, वो सब। कैपिटल सेक्टर रिफॉर्म्स, स्टॉक मार्केट में जो रूल्स चेंज किए गए, सेबी को इंट्रोड्यूस किया गया, वो सब। एंड इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स। तो आवर 4th पॉइंट, दैट इज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, is also concerned, includes about these 3 different sectors: banking sector, capital sector, that is capital market, and insurance sector. Friends, please like and share this video and subscribe this channel. In our next session, we will discuss our 4th point, that is financial sector reforms, and that is the last topic of chapter 1 of module 1. Soon I'll approach you again. Thank you so much.